स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपकी एक नई यूनिट है। यूनिट का नाम है, अभी हमने पहली जो यूनिट पढ़ी थी उसमें था स्थिर विद्युत की, यानी आवेश जब स्थिर अवस्था में है तो उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसका अध्ययन करने के लिए उसका नाम था स्थिर विद्युत की। 4 चैप्टर पढ़े थे अपन ने। दूसरी यूनिट का नाम था जब आवेश गति करने लगता है तो उसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए उसका नाम दिया था धारा विद्युत की। दूसरी यूनिट का नाम था धारा विद्युत की। आवेश की गति के कारण धारा और धारा के कारण विद्युत विभवांतर वगैरह जो चीज़ें आती हैं उसका अध्ययन किया था। अभी तीसरी बात अपन यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं तो वो है जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जब गति करने लगता है यानी धारा बहने लगती है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। तो जब भी आवेश गति करेगा तो आवेश के कारण धारा प्रवाहित होगी और धारा के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो विद्युत धारा के कारण क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, उसका क्या क्या प्रभाव होता है, ऐसा इस चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत अपने को पढ़ना है। तो यूनिट का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। धारा प्रवाहित होती है तो उसके क्या क्या चुंबकीय प्रभाव होंगे, ऐसा अपन आज पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो अपनी जो यूनिट है उसका नाम क्या है, धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जब भी विद्युत धारा किसी तार में परिपथ में प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट के अंतर्गत। एक ही चैप्टर है पूरी यूनिट का। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और उसके कारण कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जो अध्ययन किया था एक्सपेरिमेंटली जिन्होंने व्याख्या की थी उस वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टेड। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, तो ऑस्टेड का प्रयोग। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में करने वाले हैं। ये आप 10th में भी इसके बारे में हल्का सा पढ़कर आए थे, ध्यान होगा आपको। तो धारा के कारण चुंबक उत्पन्न होती है या नहीं होती है, ऐसा कैसे पता लगा, तो ऑस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया। तो अध्ययन क्या था, उस ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझे थे। एक एक्सपेरिमेंट है, केवल उतनी सी अपने को डिस्कशन करनी है, उतनी सी बात करेंगे। तो धारा होनी चाहिए, तो धारा के लिए हमको एक परिपथ चाहिए। तो उन्होंने एक कोई तार लिया, उस तार के में एक सर्किट जोड़ा जिसमें एक सेल एक कुंजी ये जोड़ दिया। ये कोई तार है ए बी, इसको एक सेल से जोड़ा, सेल का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये कुंजी के। प्लस सिरा माइनस सिरा। तीसरा ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा। ए बी और ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुंजी को हमने ओपन रखा है, खुली कुंजी। तो ये जो प्रयोग था वो प्रयोग क्या है, वो प्रयोग समझेंगे। तो ऑस्टेड ने एक परिपथ तैयार किया। परिपथ की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। परिपथ एक ही है लेकिन उसकी 3 स्थितियां हैं, 3 अवस्थाएं, उन अवस्थाओं को दर्शाया है। उसमें एक तार ए बी लिया और उस तार ए बी में एक हमने सेल को लगा दिया, एक कुंजी को लगा दिया। यहाँ पर जो पहला केस है, जो अपना पहला स्थिति है, पहले केस के बारे में, तो पहले केस में क्या है कि कुंजी ऑफ है, ये कैसी है, बंद है। बंद का मतलब ऑफ। यहाँ पर खुला परिपथ जिसको बोलते हैं, तो कुंजी के बंद ना कह के खुली बोलेंगे। अगर हम कुंजी के बारे में बात करें तो एक खुली है, यानी परिपथ कैसा है, ऑफ है, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसका मतलब इस पूरे तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो धारा का प्रवाह करना है और क्या पता करना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, तो चुंबक किसी हम चुंबक को लटकाते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। तो इसके पास एक कंपास को लेकर गए, एक कोई चुंबकीय सुई है जिसको कंपास बोलते हैं, धारा जो दिक निर्देशक दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, दिक सूचक यंत्र होता है, उस कंपास को लेकर गए। तो पहले केस में उसने देखा जब कुंजी हमने के खुली रखी है, इसमें तार ए बी के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं है।
आई की वैल्यू क्या है 0। जब 0 है तो जो कंपास है उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई भी विक्षेप नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इस कंपास को हम इस तार AB के पास लेकर जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है। इसका मतलब तार के समीप किसी भी प्रकार का कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित नहीं था। दूसरा, उसने एक्सपेरिमेंट का दूसरा भाग देखा, उसने कुंजी K को बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो धारा प्रवाहित होगी। धारा कहाँ से आती है? प्लस सिरे से, और कहाँ पर जाती है? माइनस सिरे में। तो तार में जो धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी? A सिरे से B सिरे की ओर। तो ये जो A सिरा है और ये B सिरा है, इस सिरे में धारा प्रवाहित हो रही है। तो दूसरा केस में उसने देखा कि कुंजी जो K है वो कैसी है? बंद है। बंद का मतलब क्या है? ऑन है। पहले ऑफ थी, अब ये बंद है। इसका मतलब आई यहाँ पर प्रेजेंट उपस्थित है, कोई ना कोई धारा है। और धारा है उस स्थिति में जो कंपास लेकर गया उसके पास, तो कंपास में क्या मिला? विक्षेप प्राप्त हुआ। कोई ना कोई विक्षेप, जैसे कंपास जो लेकर गए पहले इस कंडीशन में मिली, अब ये कंपास जो है इस दिशा में उसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ कोई विक्षेप नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यहाँ पर विक्षेप हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र हुआ। पहले नहीं था, इसका मतलब बाह्य कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब जैसे यहाँ पर विक्षेप हुआ तो किसके कारण हुआ? तो कारण क्या है कि पहले धारा नहीं थी, अब धारा आई तो धारा के कारण कोई ना कोई विक्षेप हुआ। तीसरा, इसने एक्सपेरिमेंट इसी में और किया, एक स्थिति निकाल कर देखी कि जो सेल जोड़ा है उसकी ध्रुवता बदल दी। A सिरा प्लस से था, B सिरा माइनस से था। अब A को तो माइनस से जोड़ दिया और B को प्लस से जोड़ दिया। अब धारा ये प्रवाहित होगी। अब परिपथ में धारा कैसी होगी? B सिरे से A सिरे की ओर। तो B सिरे से A सिरे की ओर, यानी कुंजी K को बंद कर दिया है, यानी ऑन कर दिया है। तो जो धारा है वो उपस्थित है, प्रेजेंट है। और कंपास में भी क्या हुआ? विक्षेप। लेकिन अब ये जो विक्षेप हुआ वो पहले के अपोजिट हुआ, यानी विक्षेप कैसे दिशा में? विपरीत दिशा में। पहले जिधर विक्षेप था उसके अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप हुआ। धारा बदल दी तो विक्षेप की दिशा पहले से विपरीत होगी, इनवर्स होगी, अपोजिट होगी। यहाँ इनवर्स का मतलब है कि पहले ये सुई ये ऊपर की तरफ थी, अब ये सुई इधर होगी, अपोजिट इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। तो इन तीनों केसों से एक बात स्पष्ट है, जब धारा जब तक प्रवाहित नहीं थी, इसका मतलब वहाँ पर कोई विक्षेप नहीं था। इसका अर्थ हुआ वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र है। और क्या पता किसी और कारण से हो तो इसलिए धारा की दिशा पलट कर देगा तो पुनः विक्षेप प्राप्त हुआ, लेकिन पहले से कैसे हुआ? विपरीत दिशा में हुआ। तो इस प्रयोग से उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी किसी परिपथ में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी सर्किट में धारा बहेगी, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, तो वहाँ पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र है किसके कारण है? धारा के कारण। तो पहला ये प्रयोग था जो सबसे पहली बार ऑस्टेड ने प्रयोग करके बताया था कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी उपस्थिति के बारे में ऑस्टेड ने एक प्रयोग करके बताया था। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसकी दिशा क्या होगी, उस दिशा को व्यक्त करने के लिए उसने इसी सिद्धांत पर, इसी प्रैक्टिकल पर एक नियम दिया था। बाकी धारा की दिशा ज्ञात करने के 2-4 नियम और हैं, उनमें से कुछ नियम है जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। जनरली अपन उन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा का नियम, दिशा ज्ञात करने के लिए उसने कोई नियम दिया था। तो इसने जो पहला नियम जो ऑस्टेड ने दिया था वो नियम था स्नो का नियम। यहाँ पर जो स्नो लिखा है, स्नो का मतलब बर्फ नहीं है, यहाँ पर स्नो एक शॉर्ट फॉर्म है। एस का यहाँ पर जो मतलब है वो साउथ है, एन का मतलब है नॉर्थ, ओ का मतलब है ओवर और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट। एस का मतलब साउथ, साउथ यानी दक्षिण,
साउथ का मतलब आप जो दिशा जानते हैं, तो साउथ का मतलब कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा होती है। नॉर्थ का मतलब दिशा कैसी होती है, तो उत्तर दिशा होती है। ओवर का मतलब ऊपर, और वेस्ट का मतलब है पश्चिम। तो ये शॉर्ट फॉर्म है स्नो। तो नियम क्या था, नियम समझेंगे तो उसने बताया था कि यदि किसी तार में धारा इस प्रकार प्रवाहित की जाए कि धारा की दिशा एस से एन की ओर, यानी दक्षिण से दिशा से उत्तर दिशा की ओर हो। यानी कोई तार हमने ऐसा लिया कि इस तरीके से तार लिया कि उसका एक सिरा दक्षिण की ओर और एक सिरा कैसा है, उत्तर की ओर। जैसे ये तार लिया, ये हमने दक्षिण दिशा मान ली इधर वाली, ये तो उत्तर दिशा मान ली। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो। और इसे ओवर टू द कंपास, ओ का मतलब ओवर, और किसके ऊपर, कंपास के ऊपर। तो जो चुंबकीय सुई है, जो धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डिफ्लेक्शन को दर्शाती है, उसको तार को ओवर टू द कंपास, यानी कंपास के ऊपर रख दे। देन द डिफ्लेक्शन इन द निडल, यानी इस स्थिति में जो सुई है, कंपास की सुई है, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, उसकी जो नोक घूमेगी वो किधर होगी, टुवार्ड द वेस्ट, वो पश्चिम की दिशा की ओर होगी। तो क्या निकल के आया कि अगर किसी तार में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में धारा प्रवाहित हो जा रही है, उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का जो सुई है वो विक्षेप किस दिशा में होगा, वो उसका जो विक्षेपण होगा, ये दक्षिण है, ये उत्तर, तो ये पश्चिम की तरफ। ये कैसा हो गया, ये पश्चिम की तरफ, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम। तो चुंबकीय सुई, जो चुंबक की दिशा होगी वो कैसी होगी, वो पश्चिम की ओर होगी, तो इधर अंदर की तरफ होगी। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करने के लिए सबसे पहला जो नियम दिया था इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, वो था स्नो का नियम। तो इसके आधार पर हम धारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो नियम है वो जनरली आप पढ़कर आए हो, तो वो है आपका, इसमें एक तो मैं आपने 10th पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, तो ये मैक्सवेल का पेचकस का नियम। तो मैक्सवेल का पेचकस का नियम क्या था कि वो ये था कि अगर हम पेचकस आप जानते ही हो, तो पेचकस का कोई हत्था है, आप अपने दाएं हाथ में पकड़ते हैं और दाएं हाथ में पकड़ते हैं, और पेच को कसना है तो अगर हम अपना हाथ ऐसा घुमाएंगे इधर की तरफ, और खोलना है तो उसका अपोजिट घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे यानी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा में दक्षिणावर्त है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और खोलना है तो उल्टा घुमाएंगे। तो जब हम इसको कसते हैं, ध्यान से समझना, हम पेचकस को कसते हैं तो ये पेच है घूम के किधर जाता है, अंदर की तरफ जाता है। तो उसने जो नियम दिया था, तो वो नियम ये था कि यदि हम किसी चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको इस तरीके से पकड़ें अपने दाएं हाथ से, तो अगर पेच के चलने की दिशा, यानी पेच अंदर की तरफ जा रहा है, तो पेच के इस दिशा में जाने की दिशा जो है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके चारों ओर कैसी होगी, वो दक्षिणावर्त होगी। यानी धारा इस दिशा में जा रही है तो दक्षिणावर्त होगी, और आपने पेच खोला तो उल्टा हाथ घूमेगा तो धारा इधर जाएगी। तो धारा इधर जा रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और धारा इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। ये 10th में आप पढ़कर आए हो। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, जिसका जनरली यूज करना है, चारों ओर के अलावा हम दूर पर भी ज्ञात कर सकते हैं, तो वो तीसरा नियम है आपके दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो ये तो मैक्सवेल का नियम था, ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये दाएं हाथ की हथेली का नियम है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से आप किसी दूर स्थित बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना कर सकते हो। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या था कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत बनी रहें, उस स्थिति में यदि अंगूठे की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है, अंगूठा किसको दर्शा रहा है कि धारा किस दिशा में जा रही है, और उंगलियां उस बिंदु को व्यक्त कर रहे हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र इस कोने पर ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर ज्ञात करना है P बिंदु पर, तो अंगूठा इधर करूँगा तो उंगली इधर कर दूंगा, और चुंबकीय क्षेत्र मुझे यहाँ Q बिंदु पर ज्ञात करना है तो अंगूठा तो इधर ही रखूंगा, उंगलियाँ इधर की तरफ हो जाएंगी। ध्यान में आ गया। अंगूठा हमारा फिक्स रहेगा, अंगूठा वैसा का वैसे ही रहेगा, फिंगर जो है उंगलियां वो बदल जाएंगी। तो फिंगर डायरेक्शन में ज्ञात करनी है और इधर करनी है तो इधर ज्ञात करनी है। अंगूठा हमेशा किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी धारा की दिशा को, और उंगलियां उस बिंदु को व्यक्त करें जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत होती है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो गया, और यहाँ पर निकालेंगे तो हथेली है ये, इसके लंबवत तो कैसा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। यहाँ निकाला तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, यहाँ निकाला तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। तो ये है वही मैक्सवेल का नियम। हम इसको घुमा रहे हैं तो जैसे तार ये है और घुमा रहा हाथ ये रहा है,
ये तो हुआ, इधर जाएंगे तो अंदर, इधर गए तो बाहर। तो ये आपके पास 2-3 नियम है, इनमें से कोई सा भी नियम आप याद कर सकते हो, जिसकी सहायता से हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ये ज़्यादा आपके काम का है दाएं हाथ की हथेली का नियम। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अंदर की ओर जो दिशा है वो क्रॉस से दर्शाएंगे, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको डॉट से दर्शाएंगे। मतलब ये अंदर की तरफ गया तो ये क्रॉस हो गया, ये बाहर गया तो ये डॉट हो गया, ये बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार किसी भी स्थान पर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब ये तो ऑस्टेट का प्रयोग था, उसकी सहायता से हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसकी गणना कर ली। अब मैथमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र जो निकालते हैं, यहाँ से आपका थोड़ा सा डेरिवेटिव काम शुरू होगा। उसमें पहला सूत्र है, ये एक सिद्धांत आएगा, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम कुछ अनुप्रयोग करने वाले हैं। तो उसमें जो सिद्धांत है, सिद्धांत को समझेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है आपका इस चैप्टर के अंदर, इस पोर्शन के अंदर, तो वो है बायो सेवार्ट। 2 साइंटिस्ट थे, बायो तथा सेवार्ट। उनका एक नियम है, बायो और सेवार्ट का नियम। तो बायो और सेवार्ट के नियम क्या है? बायो और सेवार्ट नाम के 2 वैज्ञानिकों ने किसी भी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, उसकी वैल्यू कितनी है, उसको बताने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसको बोलते हैं हम बायो सेवार्ट का नियम। स्टेटमेंट क्या है इसका? क्या है कि एक कोई चालक तार हमने लिया, इस तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही आई, इस तार का एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, एक पोर्शन ले लिया, हमने मान लिया ये ए बी, और ए से लेकर बी तक का जो हिस्सा है उसकी लंबाई हमने मान ली डी एल है। कितनी लंबाई होगी? डी एल। ये धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इसका कोई पॉइंट मान लिया ओ, तो मिड में भी हो सकता है, आगे पीछे भी कहीं हो सकता है। इस बिंदु से आर बिंदु पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ओ से पी की जो दूरी है वो कितनी है? आर, और इसकी कोणीय स्थिति हमने मान ली, जो कोण है वो थीटा बनाता है। लंबा तो 90 हो जाएगा, समांतर तो 0 हो जाएगा, और कहीं बाहर है तो किसी न किसी कोणीय स्थिति पर आ जाएगा। तो एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक के एक छोटे से टुकड़े ए बी, जिसकी लंबाई डी एल है, के बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिसकी कोणीय स्थिति थीटा है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा कितनी होती है, उसके लिए बायो सेवार्ट ने नियम दिया था। उसके कुछ स्टेटमेंट हैं, तो बायो और सेवार्ट ने बताए थे 2-3 बात। तो किसी भी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश, एक छोटा सा एलिमेंट है, ए भी भाग हो गया, उसको हम अल्पांश बोलते हैं, छोटा सा भाग, उस अल्पांश के कारण जो पी बिंदु है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, इस तीव्रता का मान, तो छोटा सा हिस्सा तो डी लगाया, और चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र बी और छोटा सा हिस्सा है तो डी बी। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र डी बी का मान क्या होता है? नंबर 1, उस अल्पांश में बहने वाली धारा जो आई है उसके समानुपाती होता है, पहली बात। तो इस छोटे से हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? वो आई के समानुपाती होता है। दूसरी बात, उस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। तो जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जितना टुकड़ा छोटा होता जाएगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। तो कैसा होता है? डी एल यानी जो लंबाई है उस लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरी बात, जो बिंदु की कोणीय स्थिति है उसकी साइन, कोण कितना है? थीटा, और उसका क्या ले लिया हमने? साइन, उसके समानुपाती होता है। तो अल्पांश धारा के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, और कोणीय स्थिति के साइन के समानुपाती होता है। और चौथी बात, जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उस चालक तार में बहने वाली धारा आई के समानुपाती, उसकी अल्पांश की लंबाई डी एल के समानुपाती, कोणीय स्थिति की साइन के समानुपाती, और तार से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 स्टेटमेंट को मिलाकर अगर हम एक नियम बनाएं तो डी वी प्रोपोर्शनल टू किस किस का होगा? आई के समानुपाती, डी एल के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये डी बी हो गया। अब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट मानेंगे। तो जैसे ध्यान कीजिए, कूलॉम के नियम में आपने कांस्टेंट लिया था Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जब हमने कांस्टेंट लिया था तो क्या लिया था कांस्टेंट? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था।
Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड थे। तो यहाँ पर कांस्टेंट लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4, 1 और पाई ये तो नंबर थे, एप्सिलॉन नॉट हमने जो राशि ली थी वो क्या थी, उसको कहते थे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते थे? निर्वात की विद्युतशीलता। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, वही कंसेप्ट है। यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता थी और यहाँ पर आ जाएगी निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहलाएगी? चुंबकशीलता। इसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, उसको म्यू नॉट से करते हैं। एप्सिलॉन नॉट बटे में है, यहाँ पर म्यू नॉट ऊपर है, तो ये कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बाकी यही आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जहाँ पर म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई गुणा 10⁻⁷। मात्रक क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये नंबर है, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो 10⁻⁷ एक मैथमेटिकल वैल्यू रह जाएगी। आई धारा है डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। अब यहाँ जो ये पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, डायग्राम हटा देता हूँ मैं। तो इसका डी वी का जो मात्रक है, डी वी का मात्रक, ये जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन आई एफ, एक मिनट, थीटा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो आप आगे पढ़ेंगे तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये मात्रक होता है। अथवा इसका जो मात्रक है सर निकोल टेस्ला थे, उनके नाम पर इसका जो मात्रक लिया गया वो टेस्ला लिया गया। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा टेस्ला, तो ये मात्रक एम के एस में तो ये हो जाएगा आपका एसआई में टेस्ला, टेस्टा नहीं टेस्ला, मात्रक है टेस्ला। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर ये मात्रक है, अथवा कितना है? टेस्ला। अब इसे म्यू नॉट की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, पूरा सारी क्वांटिटी उधर पहुंच जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे का रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या आएगा? डी वी। अब हम इससे निकालें, इसका मात्रक निकाल के बता देता हूँ आपको। तो मात्रक क्या हो जाएगा इससे, अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो डी वी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आई डी एल और साइन थीटा। इसका जो मात्रक है तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर है। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, आर स्क्वायर का है मीटर स्क्वायर, बटे आई का एम्पियर, डी एल का मीटर और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर गुणा में आ जाएंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट के क्या हो जाए, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो इसका म्यू नॉट का जो मात्रक है तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर अथवा टेस्ला, और इसका मात्रक ये हो गया। इसका अगर विमा निकालें तो विमा कितनी हो जाएगी, देखिए विमा न्यूटन की m1 L2 T-2 m1 L1 T-2 अपॉन एम्पियर की दिस इज A1 और मीटर की कितनी है L1 से L1 कट गया तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा m1 T-2 और A-1। तो ये हो गया आपका बायो-सेवार्ट का नियम। तो बायो-सेवार्ट का नियम क्या था कि किसी भी धारावाही चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, लंबाई dl के समानुपाती, एंगल थीटा के साइन के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारे जनरल फॉर्मूला ये बन जाता है, या ये कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी, ये निर्वात की क्या कहलाती है, चुंबकशीलता। यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, अथवा एसआई में टोटल क्या बोलते थे इसको, टेस्ला। ठीक, चलिए ये आज का आपका बायो-सेवार्ट का नियम हुआ। इसके एप्लीकेशन से कुछ अच्छे एप्लीकेशन से उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।